नमस्कार, मैं हूं आशीष अग्रवाल और आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज का खास कार्यक्रम राष्ट्र धर्म। कांग्रेस में जैसे जैसे अध्यक्ष पद का चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे पार्टी में एक अनार 100 बीमार वाली स्थिति बनती जा रही है। आलम यह है कि रोजाना अध्यक्ष पद की रेस में एक नया नाम जुड़ता ही जा रहा है। आज भी उस वक्त सियासी स्थिति एक नया मोड़ लेती दिखी जब हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अप्रत्यक्ष तौर पर अपनी दिलचस्पी दिखाई। हालांकि उन्होंने चुनाव लड़ने से सीधे तौर पर इनकार नहीं किया और इसी के साथ दावेदारों की संख्या लगातार बढ़ती दिखाई दे रही है। बता दें कि अभी तक करीबन 5 नेताओं ने अपने दावेदारी जो है वो जताई है, जिनमें राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सांसद शशि थरूर, मनीष तिवारी, दिग्विजय सिंह, कमलनाथ का नाम शामिल है। ऐसे में अब नई सियासी चर्चा ये छिड़ गई है कि क्या गैर गांधी अध्यक्ष बनने की स्थिति में बड़े नेता एक दूसरे के नीचे काम नहीं करना चाहते, जिसके चलते अभी तक एक राज्य की राजनीति करने वाले पार्टी के नेता भी इस पद के लिए अपनी दावेदारी जता रही हैं। क्या कांग्रेस जिस चुनाव पर बार बार पार्टी में लोकतंत्र की बात कहकर अपनी पीठ थपथपाने की कोशिश कर रही है, कहीं यही चुनाव पार्टी को किसी बड़ी फूट की तरफ तो नहीं ले जा रहा? कोई हर्जा नहीं, कोई भी लड़ सकते हैं। मैडम सोनिया गांधी जब कह दिए हैं, राहुल गांधी जो कह दिए हैं, किसी को भी इसमें लड़ने की अधिकार है। पहले भी था, अभी भी है। तो मैं जिन लोगों के मन में कोई शंका था कि चुनाव होगा या नहीं होगा, अब तो सारे साफ हो गए हैं ना। शंका की बादल और तो नहीं है। तो इस शंका की बादल हटने के बाद सारे जो कांग्रेस पार्टी की ताकतवर करने के लिए दिन रात पत्रकारों को संबोधित करते थे, वो सारे लोगों को मैं ये कहूंगा कि आ जाओ, चुनावी जंग में मैदान में उतारो और कांग्रेस पार्टी की और ताकत देने के लिए, ये आंतरिक जो हमारे लोकतंत्र है और इसको मजबूत करने के लिए हर संभव प्रयास करो। नहीं, अभी तो पर्चा भरना ही 24 से शुरू होगा। तो क्या सर आप भी चाहते हैं कि आप भी चुनाव लड़ें या आप भी श्रेष्ठ में हों? क्या सर आप भी चाह रहे हैं कि कांग्रेस अध्यक्ष पद के? चारे से नहीं होता भाई, जो देखते हैं कौन कौन बनेगा पर्चा। हर 5वें साल चुनाव होता है। नॉन गांधी अध्यक्ष की बात क्यों, किसने रोका था चुनाव लड़ने से? नॉन गांधी को चुनाव लड़ने से किसी ने रोका था क्या? फिर सर ये सवाल नहीं है कि नॉन गांधी, मैं कह रहा हूँ नॉन गांधी अध्यक्ष होंगे तो आज राहुल जी यात्रा लेके निकल रहे हैं, क्या इम्पैक्ट पार्टी के ऊपर रहेगा? उनकी भूमिका क्या रहेगी? बहुत अच्छा इम्पैक्ट रहेगा। तो भूमिका क्या रहेगी? किनकी? पूछ रहा हूं, गांधी परिवार की भूमिका क्या रहेगी जो अभी तक सेवा की। तो ये तो चुनाव नहीं है, ये फ्री एंड फेयर नहीं, ये फेक एंड फैब्रिकेटेड है। और ये तो खुद कांग्रेस के लोग कहते हैं कि इलेक्टोरल रोल्स अभी तक सार्वजनिक किए नहीं गए हैं। हाँ, एक बात स्पष्ट है कि पिछले 24 वर्षों में कांग्रेस की अध्यक्षता केवल एक परिवार के बीच रही, जबकि अगर आप भारतीय जनता पार्टी देखें तो 9 अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए इस 24 साल के कार्यकाल में। और यही दिखाता है कि आज कांग्रेस पार्टी आंतरिक लोकतंत्र मुक्त है, आंतरिक चुनाव मुक्त है, परफॉर्मेंस को परिवार के ऊपर रख नहीं पाती और केवल परिवार युक्त है। कांग्रेस में जो आखिरी चुनाव भी, जिसके बारे में कांग्रेस के नेता अक्सर कहते हैं कि जितेंद्र प्रसाद जी ने सोनिया गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ा था, उस चुनाव में भी जितेंद्र प्रसाद ने ये एक पत्रकार से कहा था कि वो चुनाव फ्री एंड फेयर नहीं था बल्कि एक फिक्स्ड मैच था। तो ये कांग्रेस की हकीकत है। कांग्रेस चुनावों के बारे में, आंतरिक लोकतंत्र के बारे में बात करे, उसकी उतनी विश्वसनीयता है जितना कि गांधी परिवार ने गरीबी हटाओ पर जो नारा दिया था। कांग्रेस में गांधी परिवार से अलग अध्यक्ष बनने की संभावना बलवती होती जा रही है। मेरा मानना है कि ये एक प्रयोग ऐसा होगा जिस पर देश की नज़र है, देश ये देखना चाहता है, देश में बहुत सारे लोगों की ये इच्छा है कि वो ये देखने के लिए बड़े उत्सुक हैं कि क्या कांग्रेस गांधी परिवार के बगैर भी अपने आप को आगे बढ़ाने में सक्षम है। गांधी परिवार से इतर जो भी अध्यक्ष बनेगा
चाहे वो अशोक गहलोत हों या श्री शशि थरूर जी हों या कोई अन्य हो, जिसकी संभावना बढ़ती चली जा रही है, तो क्या वो एक कांग्रेस को उसी दिशा में आगे ले जाने के लिए क्षमतावान साबित कर पाएंगे, अपने आप को योग्य साबित कर पाएंगे, कांग्रेस फैन का भरोसा जीत पाएंगे? ये एक देखने वाली बात होगी। इसके अलावा एक दो प्रश्न और हैं। जो भी अध्यक्ष बनेगा उसके सामने कई चुनौतियां हैं और वो उन चुनौतियों पर कैसे खरा उतरेगा, ये अपने आप में एक बड़ी बात होगी देखने वाली। ये देखा जा सकता है कि वो अगले लोकसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन किस स्तर तक आगे बढ़ा सकता है। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और अपने 3 खास मेहमानों के पास सीधा चलेंगे। हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। बीजेपी की तरफ से अश्विनी शाही साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीके ठाकुर कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं और साथ ही साथ आनंद त्रिपाठी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ चर्चा में रहेंगे। बहुत स्वागत है आप तीनों मेहमानों का। सबसे पहले मैं ठाकुर साहब आपके पास आऊँगा। रोजाना संख्या बढ़ती जा रही है, चुनाव में कहीं ना कहीं अब की बार कड़ा मुकाबला रहेगा। निश्चित रूप से ये लोकतंत्र है और कांग्रेस पार्टी इस हिंदुस्तान में लोकतंत्र की रक्षा करती रही है और आज लोकतंत्र खतरे में है। तो हमारी कांग्रेस पार्टी चाहे जितने भी प्रत्याशी आ जाए उससे कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है। जितने लोग आएंगे उतनी अच्छी बात होती है। चुनाव होगा, अच्छी बात है, और जो चुन के आएंगे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। ठीक है, लेकिन सवाल ये है कि बीजेपी तो अभी भी यही बार बार निशाना साध रही है कांग्रेस पर कि कांग्रेस में लोकतंत्र नहीं है, परफॉर्मेंस पर परिवार भारी है, इसी वजह से कांग्रेस हाशिए पर है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पहले ये तो अपना तय कर ले कि अमित शाह जी कभी नेशनल लीडर रहे नहीं थे, नरेंद्र मोदी कभी नेशनल लीडर रहे नहीं थे, लेकिन गुजरात के मुख्यमंत्री सीधे छलांग मार के प्रधानमंत्री बने। तो ऐसा नहीं है कोई भी नागरिक, कांग्रेस का कोई भी एक सदस्य जो प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। और क्योंकि लोकतंत्र है, मैं कहा कि बार बार कि लोक को यदि कांग्रेस ने जिंदा रखा तो सिर्फ कांग्रेस ने रखा है। भारतीय जनता पार्टी जो अध्यक्ष जी उड़ा के रखा है सब कुछ का। भारतीय जनता पार्टी में आज नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, लेकिन सारा सत्ता का जो केंद्रीकरण है वो सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री के पास है, और जो कुछ होता है वो नरेंद्र मोदी जी के नाम पर होता है। आज भारतीय जनता पार्टी ऑन है, नरेंद्र मोदी ऑन है। सब कुछ जो चाहते हैं कि मोदी मोदी मोदी, चुनाव राज्य का चुनाव हो या केंद्र का चुनाव हो या छोटा सा चुनाव जो पंचायत का चुनाव यदि वो लड़ना चाहता है सिर्फ मोदी के नाम पर लड़ना चाहता है। तो यह पार्टी में सिर्फ एक आदमी के नाम पे है। लेकिन माननीय सोनिया गांधी जी, आपने अभी कहा, ये जो भी फैक्ट है कि 24 साल से वो इस पद पर हैं, तो सोनिया गांधी जी सब सम्मति से थी। सब लोगों का मन था कि नहीं सोनिया गांधी जी बनी रहें। आज उनका एज का प्रॉब्लम है, तो ठीक है, राहुल जी के लिए लोगों ने नाम कहा कई राज्यों से, लेकिन राहुल जी साफ कह दिया कि मुझे मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनना है। तो ये अच्छी बात है कि कांग्रेस में लोकतंत्र के आधार पर हम लोग काम कर रहे हैं। क्योंकि आप जो कह रहे थे, लोग बहुत नाम लेते हैं गांधी परिवार, गांधी परिवार। अरे भाई, गांधी परिवार को यदि इतनी यूपीए 1 यूपीए 2 दो मौका रहा उनके पास, तो चाहते तो प्रधानमंत्री भी बन सकती थी सोनिया गांधी जी, या राहुल जी को बना सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं बना। क्योंकि वो चाहती हैं कि देश के तमाम लोग राजनीति करें और देश के जनता के हित में सारा काम होते रहे। इसलिए ये कोई मैटर नहीं है। अच्छी बात है, जितने लोग नॉमिनेशन करें, जो चुन के आएंगे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष चलाएंगे। ठाकुर साहब, एक चीज और है, आपने अभी जो हमने बाइट्स अपने दर्शकों को सुनवाई, उसमें आपने बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला की प्रतिक्रिया सुनी होगी। उसमें एक सवाल उन्होंने लगातार वो उठाते आ रहे हैं और आज भी उठाया कि जो चुनाव है वो लोकतांत्रिक तरीके से निष्पक्ष होगा, इसके ऊपर भी वो सवाल खड़े कर रहे हैं। क्योंकि उन्होंने जो पिछला चुनाव हुआ था
उसका हवाला देते हुए, उसका जिक्र करते हुए ये कहा कि पिछला चुनाव कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में था कांग्रेस का। जी नहीं, ये देखिए, क्योंकि सोनिया गांधी जी हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी, अधिक से अधिक मत उनके पक्ष में आया, तो जितेंद्र प्रसाद जी नहीं बन पाए। आज आप ये कहेंगे जेपी नड्डा जी वहां के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, या अमित शाह जी बने थे, ये सब तो एक तरह से नॉमिनेटेड होते थे, सिर्फ एक फॉर्मेलिटी किया जाता था। तो ऐसा सभी दल में है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से दूर हट करके कांग्रेस आज कहीं न कहीं लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए, सोनिया गांधी इलेक्शन हुआ, जितेंद्र प्रसाद जी हार गए, अलग बात है, वो अभी भारतीय जनता पार्टी में गए, आप जो भी अनर्गल बयान करे अलग बात है, लेकिन कांग्रेस हमेशा इस देश के लोकतंत्र की। ठीक है, मुझे एक चीज और बता दीजिए ठाकुर साहब, क्योंकि आज का जो हमारा मुद्दा है वो यही है कि एक अनार 100 बीमार, यानी कि एक सीट है, एक पद है, और उसके लिए अब वाकई में कहीं ना कहीं 10-10 नेता खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये उस स्थिति में हो रहा है जब गांधी परिवार से कोई नहीं उतर रहा, क्योंकि अगर गांधी परिवार से कोई उतरता था तो स्पष्ट तौर पर जो तमाम आपकी पार्टी के दूसरे बड़े नेता हैं वो साइडलाइन हो जाते थे। नॉमिनेशन भरना तो बड़ी दूर की बात है, कोई सोचने भी नहीं आता था। ये ऐसा तो नहीं कि कहीं गांधी परिवार से अब की बार कोई नहीं आ रहा, तो जो तमाम दूसरे नेता हैं उनके अंदर इस बात की स्थिति बन गई है कि हम दूसरे के नीचे नहीं काम करेंगे, इसलिए मैं भी नॉमिनेशन फाइल कर देता हूं। क्योंकि जो नेता अभी तक एक राज्य में ही दिखते थे, कभी उन्होंने अपने आप को देश की राजनीति में स्थापित करने का प्रयास भी नहीं किया, आज सीधे तौर पे नॉमिनेशन भरने की वो चर्चाएं कर रहे हैं, बातें हो रही हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, गांधी परिवार से नॉमिनेशन आवे तब भी, नहीं आवे तब भी, जिनको बनना होगा, जो हमारे सिस्टम में ऐसा। ठीक है जी, ऐसी कोई भावना नहीं थी जी। ठीक है, मैं एक बार सीधा जो है अश्विनी जी के पास जाऊंगा, उसके बाद मैं आनंद जी के पास, आपके पास भी आऊंगा। आनंद जी, अश्विनी जी, लगातार जो बीजेपी सवाल उठा रही है कांग्रेस के इस चुनाव पर, सबसे पहली बात ये, कांग्रेस का आंतरिक मामला, बीजेपी क्यों लगातार इसके ऊपर सवाल खड़े कर रही है? बीजेपी को क्या इससे दिक्कत है कि कांग्रेस अगर चुनाव करवा रही है, उसकी प्रक्रिया किस तरीके से रखी जा रही है? देखिए आशीष जी, कांग्रेस का आंतरिक मामला है, हाँ। ये 100% सही है, लेकिन अभी आपने सवाल पूछा मुझसे, मैं जवाब दूंगा जी, तो फिर आप कहेंगे कि आप बीजेपी क्यों उस पर कर रही है। सवाल जब मीडिया पूछेगी तो जवाब तो देना ही पड़ेगा। और अभी हमारे देखिए ठाकुर साहब ने कांग्रेस की इतनी बात की, उसमें बार बार लोकतंत्र की बात किया, कम से कम मैंने गिनती किया लगभग 8-9 बार इन्होंने लोकतंत्र की बात की। कह रहे लोकतंत्र बड़ा, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, लोकतंत्र नहीं रहा देश में, इसलिए हमारे यहाँ अध्यक्ष का चुनाव हो रहा है। तो अब देश का लोकतंत्र खतरे में है कि इनके पार्टी का लोकतंत्र खतरे में है? इनको इस बात को तो क्लियर जनता को करना ही पड़ेगा कि लोकतंत्र कहाँ का खतरे में है। ठीक है। दूसरी बात, जितनी बार आपने सवाल इनसे पूछा कि कौन होगा, कैसे होगा, एक अनार 100 बीमार, क्या हो रहा है, ये बार बार भारतीय जनता पार्टी पर जा रहे हैं। भाई आपका मुद्दा है, आप देखिए कि आपके यहाँ कितने दिन पहले चुनाव हुआ और कब से लोग हैं, और बड़ा लोकतांत्रिक पार्टी है आपकी, तो कितने चुनाव आपने कराए हैं? ठीक है। एक परिवार के कितने लोग हुए हैं? भारतीय जनता पार्टी में गिना दीजिए एक परिवार के कितने लोग हुए हैं। बड़ा फर्क है ठाकुर साहब भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में। आज आशीष जी 2-3 बातें जो प्रमुखता से मैं कहना चाहूंगा। एक तरफ चुनाव हो रहे हैं कांग्रेस में अध्यक्ष के, दूसरी तरफ से हाई कमान कांग्रेस का लगभग 8 या 9 प्रदेशों से राहुल गांधी जी के लिए सर्वसम्मत से प्रस्ताव पास करके मंगा रहा है अपने पास। ये सवाल लोगों से छूट जा रहा है। इस पर भी ध्यान देने वाली बात है कि प्रस्ताव पास करके पीसीसी से क्यों जा रहा है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल, गोवा, सब जगह से जा रहा है प्रस्ताव पास करके, झारखंड, छत्तीसगढ़। दूसरी तरफ जो लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं, अगर लोकतंत्र है तो आप पर्चा खरीदिए, 24 तारीख से आप इनके आप नॉमिनेशन की प्रक्रिया है, उसके बाद जाइए, आपका नेता है सोनिया जी, राहुल जी, इनसे आशीर्वाद लीजिए। लेकिन वहां परमिशन लेने लोग जा रहे हैं, दिग्विजय सिंह,
शशि थरूर जी, अपने गहलोत जी, सब लोग जाकर वहां परमिशन लेने की बात कर रहे हैं कि मैडम हम भी चुनाव लड़ने जा रहे हैं। जैसे एक राजा के यहाँ रियाया चली जाती है। तो ये कहीं स्पष्ट नहीं है कि कौन क्या करेगा। मनीष तिवारी जी सवाल उठाते हैं, कहते हैं कि भाई इसमें निष्पक्ष होगा कि नहीं चुनाव। शशि थरूर जी कहते हैं कि चुनाव निष्पक्ष होने में हमें संदेह है। तो बहुत सी अभी घालमेल की स्थितियां हैं, लेकिन स्पष्ट रूप से यह है कि जो भी अगर होता है गांधी नेहरू परिवार के बाहर से, 2 अध्यक्षों का तो मुझे हाल पता है। माननीय नरसिम्हा राव जी जो प्रधानमंत्री भी रहे, उनको दिल्ली में समाधि की जगह नहीं मिली। सीताराम केसरी जी जो एक दलित थे, उनको किस तरीके से उठाकर फेंक दिया गया ऑफिस से बाहर। ये 2 लोगों का हश्र हमने देखा है। अगर बाहर का होता है तो वो कितना यसमैन होता है। क्या मनमोहन सिंह जी की तरह जो है सारे फैसले सोनिया जी लेंगी, तो इस अध्यक्ष का भी फैसला राहुल जी लेंगे। अब ये पार्टी का लोकतंत्र बताएगा आशीष जी कि क्या ये लोग कर रहे हैं। ठीक है, आनंद त्रिपाठी जी, सीधा सा सवाल है आपसे कि जिस तरीके से लगातार दावेदार बढ़ते जा रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कांग्रेस के लिए ये बहुत बड़ा जो है खतरे का संकेत हो? गैर गांधी अध्यक्ष की स्थिति में क्या वाकई में लगता है कि तमाम जो बड़े नेता हैं वो एकजुट रह पाएंगे? जो आप कह रहे हैं, ऐसी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है जी। कांग्रेस में रहते हुए भी कुछ लोगों ने कांग्रेस में बढ़ती जा रही अनियमितताओं और असंतोष को जुबान दी, जिसे आप 23 ग्रुप के नाम से जान रहे हैं, मीडिया ने नाम दिया जी। तो अगर कुछ लोग उस वक्त जब अपनी बात कह सकते हैं, तो अगर जब गांधी परिवार से इतर कोई कांग्रेस अध्यक्ष बनेगा, तो निश्चित तौर पर मानिए कि इस तरह की आवाज और भी उठने की उम्मीद है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अब देखना यह होगा कि जो भी अध्यक्ष बनेगा वो किस तरीके से इन मामलों को संभालता है, इन मामलों लोगों में कैसे विश्वास दिला पाता है कि वो पूरी पार्टी को एकजुट कर पाता है, और कितना वो स्वतंत्र होगा। ये भी इस सवाल है। बात पर भी ये भी उसके सवाल है। पास कितने अधिकार होंगे। ठीक है, क्या वही अधिकार होंगे जो गांधी परिवार से आए हुए अध्यक्ष के पास अधिकार थे कांग्रेस में, या वो कहीं रिमोट कंट्रोल से संचालित होने वाला अध्यक्ष होगा? ये कई सारे देश में कई सारे लोगों के पास ये सवाल हैं। मैं ये नहीं कहता कि वो जो भी कांग्रेस अध्यक्ष बनेगा वो अपनी क्षमताओं का उपयोग पार्टी को आगे बढ़ाने में नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन देखने वाली बात होगी कि उसके कामों को बिना हस्तक्षेप के पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष या अध्यक्षा किस तरह से अपना सहयोग प्रदान करते हैं। ये कांग्रेस को आगे बढ़ने में ये बाधा बनेंगे या सहयोगी बनेंगे, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि जो भी कांग्रेस अध्यक्ष बनेगा, आज निश्चित तौर पर उस पर लोगों का उतना भरोसा नहीं है जितना गांधी परिवार के अंदर है के प्रति होता है। तो उसको अपनी जो स्वीकार्यता है पार्टी में वो स्थापित करनी पड़ेगी। अध्यक्ष होने के बावजूद भी ये बड़ा प्रश्न है कांग्रेस में, और नया अध्यक्ष जो भी बनेगा वो इससे कैसे निपटेगा, पूरी पार्टी को कैसे एकजुट रखेगा, लोकतांत्रिक तरीके से उठाए गए सवालों का कैसे जवाब देगा, ये सब देखने वाली बात होगी। और ये बड़ी रोचक स्थिति होगी। कांग्रेसमैन को एक बड़ी धीर गंभीर स्थिति में पूरी व्यवस्था और बातों पर नजर रखनी चाहिए, और आगे क्या होने वाला है इसको धैर्य से देखने की जरूरत है, मुझे ऐसा लगता है। कुल मिलाकर के यही ना कि स्वतंत्र होंगे या नहीं होंगे, फैसले लेने का अधिकार होगा या नहीं होगा, फैसले मान्य होंगे या नहीं होंगे, और साथ ही साथ वो चेहरा जो है वो सर्वसम्मति से मान्य होगा या नहीं होगा। क्योंकि चुन के भले आ जाएं, लेकिन उनको मानना भी तो जरूरी है ना। अगर उनको अध्यक्ष के तौर पर अगर तरजीह उतनी ना मिल पाई तो ये भी अपने आप में एक समस्या बड़ी खड़ी हो जाएगी। नहीं, ये कांग्रेस में परंपरा रही है। हाँ,
एक समय कामराज जी की क्या हैसियत थी कांग्रेस में, के कामराज जी की, और उसके बाद अचानक से उनकी हैसियत में कैसा बदलाव आया, ये सबको पता है। ठीक है, सीताराम केसरी जी की क्या स्थिति थी और बाद में उनके साथ कैसा व्यवहार हुआ, ये सबको पता है। तो कांग्रेस में नए अध्यक्ष के सामने इस तरह की चुनौतियां हैं निश्चित तौर पर। ठीक है ठाकुर साहब, एक बड़ा सवाल और निकल कर आया है आज, जब लगातार मीडिया कांग्रेस के ही नेताओं से पूछ रहे थे कि भूमिका क्या रहने वाली है गांधी परिवार की आगे, तो दिग्विजय सिंह ने एक बयान दिया है और सीधे तौर पर यह कहा है कि गांधी परिवार की भूमिका वही रहेगी जो अभी तक थी। ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बार बार जिक्र रिमोट कंट्रोल का तो पहले से ही आ रहा है। इस चीज को आप कैसे बैलेंस करेंगे? देखिए, स्वतंत्रता आंदोलन से पंडित मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, इन लोगों की जो भूमिका रही, श्री दिग्विजय सिंह जी का जो बयान को आप अन्यथा ना लें। उनका कहना है कि गांधी परिवार का जो योगदान, हम अन्यथा नहीं ले रहे, उन्होंने सीधे तौर पर स्पष्ट तौर पर कह दिया है। हम बिल्कुल भी अन्यथा नहीं ले रहे। दिग्विजय सिंह एक सुलझे हुए, समझदार, उम्रदराज, अनुभवी नेता हैं और मुझसे ज्यादा ये आप जानते हैं। नहीं, लेकिन दिग्विजय सिंह का कहना यह है कि जो भूमिका राष्ट्रीय आंदोलन से रही और आज भी रहा, तो उनका सहयोग हमेशा रहेगा। और अभी हमारे त्रिपाठी साहब जो कह रहे थे कि देखिए, ये आशंकाएं व्यक्त करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पार्टी में जो भी अध्यक्ष होंगे सर्वसम्मति से निर्णय लिया जाता है और लिया जाएगा। कभी भी ये आरोप लगते रहते हैं, जैसे अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता भाई साहब ने कहा, अश्विनी शाही जी ने, हाँ, अश्विनी शाही साहब ने कहा कि केसरी साहब जो है, सीताराम केसरी जी जो बिहार से आते थे, वो दलित परिवार से नहीं है, वो अत्यंत पिछड़ा परिवार से है, दलित परिवार से नहीं है। वो उनको स्पष्ट कर देता हूँ मैं। तो उनके साथ दुर्व्यवहार नहीं, कहीं न कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ था, उसको लोगों को ये कहा जाए, और उसको आज तक लोग ढो रहे हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं होना है। जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे, सर्वसम्मति से काम आगे बढ़ेगा और कांग्रेस आगे बढ़ेगा। अच्छा, एक बड़ा अहम विषय और है। हमने देखा कि किस तरीके से 2014 से लेकर 2022 तक समय समय पर राहुल गांधी को कांग्रेस के ही बड़े नेताओं का विरोध, चाहे आंतरिक रूप से चाहे सार्वजनिक मंचों पर झेलना पड़ा। राहुल गांधी जैसे नेता की जो काबिलियत है, उसके ऊपर भी आप ही के पार्टी के नेताओं ने सवाल उठाए। विरोधी दल के तो नेता जो सवाल उठाते थे वो उठाते ही थे, लेकिन अपने ही लोगों ने उनको नहीं छोड़ा। अब ऐसे में एक बहुत बड़ी बात यह भी है कि जो भी नया अध्यक्ष चुनकर आएगा, उसके कामकाज के ऊपर तमाम जो पार्टी के दूसरे बड़े नेता हैं, क्या वो सवाल नहीं उठाएंगे? ये भी एक बहुत बड़ी चीज है। इसको कांग्रेस कैसे, क्योंकि अनुशासन की बात तो की जाती है, लेकिन अनुशासनहीनता आम बात है। विशेष रूप से आपकी पार्टी में ऐसी स्थितियां देखने को मिलती रही हैं समय समय पर। देखिए, कार्यशैली उनकी कैसी रहती है, वो किस ओर कदम उठाते हैं, कैसे करते हैं, सर्वसम्मति से जो निर्णय होगा उस निर्णय को कैसे लागू करते हैं जी, उनके उस विवेक पर निर्भर करता है। तो आगे ये अभी तो भविष्य की बात है, अभी ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन मुझे लगता है कि जितने लोग नॉमिनेशन कर रहे हैं और जो हमें लगता है कि सब विवेक राष्ट्रीय स्तर पे नेता हैं, मंत्री रहे हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जो सर्वसम्मति से निर्णय होता है, अध्यक्ष केवल अपनी बात नहीं रख देते हैं, वहाँ बैठकें हैं, उसकी जो कार्य समिति तय करता है, जो नेशनल लीडर तय करते हैं, आपस में बैठ करके उस निर्णय को लागू किया जाता है। इसलिए कोई विसंगतियां आने की कोई बात ही नहीं होती है। निश्चित रूप से जो भी अध्यक्ष बनेंगे वो अपनी कार्यशैली को आगे बढ़ाएंगे और सर्वसम्मति से सबके हित में लिया जाएगा वो निर्णय। ठीक है, अश्विनी शाही साहब, अभी ठाकुर साहब इससे पहले कह रहे थे कि बीजेपी के अंदर जो अध्यक्ष बनाए जाते हैं वो लोकतांत्रिक तरीके से नहीं बनाए जाते। आपने सुना ही होगा, इससे पहले जब ठाकुर साहब बोल रहे थे, उनका स्पष्ट तौर पर कहना था कि नॉमिनेशन या नॉमिनेट करने के नाम पर फॉर्मेलिटी की जाती है
किसी को भी बंद कमरे में स्टैंप लगाकर भेज दिया जाता है। तो ये बीजेपी पर भी कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर सवाल तो उठ ही रहे हैं ना कि बीजेपी में ये चुनावी प्रक्रिया क्यों नहीं। आशीष जी, देखिए बीजेपी में अभी जैसे एक उदाहरण देना चाहूंगा, उत्तर प्रदेश के जो जिलाध्यक्ष चुने गए, ऐसे हर जगह जिलाध्यक्ष चुने जाते हैं। प्रदेश से एक प्रस्ताव जाता है, उसके बाद उस प्रस्ताव पर प्रदेश अध्यक्षों की मुहर लगवाई जाती है और उसके बाद जो है हमारे यहाँ राष्ट्रीय अधिवेशन जो होता है उसमें चुनाव हो जाता है कि हाँ इनको अध्यक्ष बनाया जाएगा, और ये परिपाटी रही है हमारे यहाँ। ठीक है, तो इसमें कोई अलोकतांत्रिक चीज तो नहीं है। सारे प्रदेश के हमारे अध्यक्षों के द्वारा, प्रदेश समितियों के द्वारा प्रस्ताव जाता है कि इनको बना दिया जाए और वो बनाया जाता है। ये प्रस्ताव तो अभी आप खुद ही कह रहे थे, प्रस्ताव के लिए तो अभी आप खुद ही कह रहे थे कि राहुल के लिए भी हाईकमान प्रस्ताव मंगा रहा है। प्रस्ताव तो नहीं, आपका हाईकमान भी चिट्ठी पाएगा तो नीचे की जो इकाई है वो प्रस्ताव नहीं भेजेंगी क्या? आशीष जी, मैंने उस बात को कहा कि अगर राहुल गांधी के लिए प्रस्ताव आ रहा है तो फिर ये चुनाव के नाम पर ये 15 लोग पर्चा क्यों भर रहे हैं? क्या ड्रामा क्यों हो रहा है? ठीक है, और अगर ये ड्रामा नहीं है तो वो ड्रामा है जो पीसीसी से राहुल जी के लिए प्रस्ताव मंगाया जा रहा है। ठीक है, ये बहुत ही, दोनों नहीं होना चाहिए ना। ऐसा तो है नहीं कि हमारे यहाँ नामांकन हो रहा है और वो नहीं हो रहा, चीजें हो रही, हम लोग दिखावा नहीं करते हैं, यहाँ दिखावा हो रहा है। और सबसे अहम बात है आशीष जी कि मुझे पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि ये जो चुनाव कांग्रेस का हो रहा है, ये कांग्रेस के जो अंदरूनी कलह है उसको बाहर सतह पर ले आएगा और कांग्रेस में इस चुनाव के खत्म होते होते एक बढ़िया टूट होने वाली है। आप देखिएगा, G23 तो टूट के अब अलग नहीं गए थे लोग, लेकिन गुलाम नबी जी अलग हो गए, कपिल सिब्बल साहब अलग हो गए, लेकिन एक जो जिस तरीके से आज देखिए राजस्थान में किस तरीके से तनातनी चल रही है। अशोक गहलोत जी कह रहे हैं मैं पर्चा भी भरूंगा, मैं मुख्यमंत्री भी रहूंगा बजट तक। राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि एक मुख्यमंत्री, एक मंत्री पद और एक व्यक्ति का होना चाहिए, उस पर काम करिए। तो यानी कि वो राहुल जी की बात नहीं मान रहे हैं। तो अध्यक्ष बनने के बाद क्या होगा कि वो राहुल जी की बात मानेंगे या नहीं मानेंगे? तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं कि जो ये बता रही हैं, ये दिखा रही हैं, ये परिलक्षित हो रहा है कि कांग्रेस में एक बड़ी टूट की तरफ होने की तरफ कांग्रेस अग्रसर है और इस चुनाव में सिर्फ और सिर्फ ड्रामा किया जा रहा है, जो कि देखने को मिलेगा 30 तारीख को। ठीक है ठाकुर साहब, एक चीज तो है, कांग्रेस भले ही इस बार चुनावी प्रक्रिया में उतर आई है और शायद लोकतंत्र के लिए वाकई कोई भी चुनाव होना अच्छी बात है, इसमें कहीं पे भी कोई दो राय नहीं है, लेकिन बड़ा विषय कांग्रेस के लिए ये कहीं ना कहीं बना हुआ है कि कैसे चुनाव के बाद की स्थितियों को संभाला जाएगा। और इसीलिए शायद दिग्विजय सिंह साहब ने स्पष्ट तौर पर यह कहा भी कि जो गांधी परिवार है वो उसी भूमिका में रहेगा, चाहे आप उसको गार्जियन का नाम दे दीजिए, चाहे आप उसको कोई भी टाइटल दे दीजिए, लेकिन कहीं ना कहीं ये चुनौती तो रहेगी। ठाकुर साहब देखिए, ये बिल्कुल नहीं है ऐसा। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे, मैंने बार बार कहा कि उनका निर्णय जो राष्ट्रीय कार्य समिति होगी, जो नेशनल लीडर्स के निर्णय होंगे और अध्यक्ष के मशविरा से होगा, ये सब मशविरा करके होगा। जैसे अभी अश्विनी भाई ने कहा कि राजस्थान में गहलोत साहब कह रहे हैं कि डुअल पद नहीं होगा, जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे तो ऑटोमेटिक को इस्तीफा दे देंगे, वहां से वो आ जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि लोग पूछते हैं तो लोगों ने ऐसा किया होगा। राहुल जी ने कि एक आदमी एक पद और एक ये होना चाहिए, तो ऐसा कुछ नहीं है। जब वो बनेंगे तो आ जाएंगे यहाँ पर, नहीं बनेंगे तो वहाँ रहेंगे, नॉमिनेशन करेंगे, लेकिन कोई ऐसी संभावना नहीं है। यदि दिग्विजय सिंह की बात को अन्यथा ना लिया जाए, दिग्विजय सिंह का कहना है कि वो गांधी परिवार का भी स्नेह वैसा ही बना रहेगा जो आज तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रति रहा है शुरू से, ये उनका कहना है। चलिए ठीक है, फिलहाल मुझे एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना है, छोटे से ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद भी चर्चा जारी रहेगी। छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और वापस अपने 3 खास मेहमानों के पास चलेंगे। त्रिपाठी जी,
जिस तरीके से चुनाव कांग्रेस के हो रहे हैं, कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों के निशाने पर तो कांग्रेस आई है, लेकिन बीजेपी में भी एक कहीं ना कहीं चुनावी प्रक्रिया को लेकर सवाल लगातार उठ रहे हैं, क्योंकि बीजेपी के जो अध्यक्ष पर कांग्रेस भी सवाल उठा रही है कि अध्यक्ष का चुनाव बीजेपी में क्यों नहीं हो रहा। कैसे देखते हैं? देखिए, चुनाव की अलग अलग प्रक्रिया है राजनीतिक पार्टियों में, और वो चुनाव आयोग द्वारा मान्य है। बीजेपी की अपनी एक प्रक्रिया है चुनाव की, कांग्रेस की एक अपनी प्रक्रिया है। ठीक है। तो उस पर दोनों पार्टियों को एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप की आवश्यकता नहीं है। जिनके यहाँ जो तौर तरीका निर्वाचन प्रणाली प्रचलन में है उसका लोग उपयोग करते हैं। हाँ, दोनों में अगर कोई अंतर है तो ये है कि कांग्रेस में जो एक अध्यक्ष बहुत लंबे समय तक बना रहा और वो लगातार कार्य समिति के अनुमोदन के बाद चुन लिया जाता था, नॉमिनेट हो जाता था। भाजपा में दूसरी प्रक्रिया थी, उनके स्थानीय स्तर के लोगों से लेकर के पार्टी के उच्च पदस्थ लोगों तक में के अपने वो ले लिए जाते थे, विचार इकट्ठा हो जाते थे। ये ठीक है कि बैलेट का तरीका नहीं प्रचलन में आया है बहुत ज्यादा, ठीक है, लेकिन उसमें कहीं ऐसी बात नहीं है कि वहाँ आंतरिक लोकतांत्रिक स्थितियां कमजोर हैं। तो वो एक अलग विषय है। आज जो कांग्रेस का चुनाव एक देश में एक मुद्दा बना हुआ है, लोगों की रुचि का कारण बना हुआ है, उसके पीछे स्वयं कांग्रेस है। ऐसा नहीं कि देश के लोग कांग्रेस के पीछे पड़ गए हैं कि वो अपने यहाँ क्यों चुनाव नहीं करा रहे हैं, क्यों ऐसा हो रहा है। देश के लोगों को ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है इसमें, लेकिन चूंकि कांग्रेस ही इसको मुद्दा बना रही है, कांग्रेस के अंदर से ये मुद्दा बना कि चुनाव नहीं हो रहा है। श्रीमती गांधी 2-2.5-3 सालों से अंतरिम अध्यक्ष के तौर पर काम कर रही हैं, तो ये मुद्दा कांग्रेस से ही सामने आया है। फिर कांग्रेस ने एक लंबा चौड़ा कि 1 साल बाद के अंदर चुनाव करा लेंगे, आपको ध्यान होगा, ये निर्णय लिया। तो इससे एक मुद्दा बना देश में कि कांग्रेस क्यों नहीं चुनाव करा रही है। कांग्रेस चाहती तो अपने इस चुनाव पूरे प्रक्रिया को बहुत शांति से आंतरिक रूप में इसको निपटा लेती और एक अध्यक्ष सामने ले आती, लेकिन कांग्रेस ने खुद ही इसको बहुत फैलाव दिया, लोगों के इंटरेस्ट का कारण बनाया, रुचि का कारण बनाया, देश में चर्चा का विषय बनाया कि 1 साल के अंदर हम चुनाव करा लेंगे। फिर नहीं हुआ तो फिर सवाल उठा कि क्यों नहीं हुआ, फिर हुआ कि अच्छा अगले 6 महीनों में हो जाएगा। तो अब मजबूरी में ये प्रक्रिया ली गई जो कि चर्चा का विषय है। तो कांग्रेस को कई सारी ऐसी चीजें हैं जिस पर उनके यहाँ फैसले जो हो रहे हैं वो निश्चित तौर पर लोगों में एक चर्चा का कारण अपने आप ही बन जा रहे हैं, क्योंकि वो फैसले जिस तरीके से लिए जाने चाहिए वैसे लिए नहीं जाते हैं। समस्या ये हो रही है, कांग्रेस में कोई नेताओं की कमी नहीं है, जो ऐसे नेताओं की भी कमी नहीं है जो कि लोगों का ध्यान आकर्षित करते हो। कांग्रेस पैन इंडिया लेवल पर एक पार्टी है, हर जिले में हर तालुके में लगभग कुछ न कुछ उसके कार्यकर्ता मौजूद हैं। आज की स्थिति में जब वो अपने का सबसे खराब समय से गुजर रही है, लेकिन कांग्रेस को संभालने वाले जो लोग हैं वो उनका जो तौर तरीका है वो बड़ा असमंजसपूर्ण रहता है, नजर आया है। सीधे तौर पर मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, सीधे तौर पर हम ये कह दें कि जो कांग्रेसमैन है उसकी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी जो है वो कहीं ना कहीं वीक नजर आ रही है, क्योंकि जो आपने जिक्र किया कि बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से इलेक्शन हो सकता था, लेकिन मुद्दा बना दिया गया उसी को बेवजह। या ये कह लीजिए कि कांग्रेस के अंदर ही कुछ लोग ऐसे हैं जो पूरी बैटिंग करते हैं जिससे कांग्रेस पार्टी को नुकसान हो। ये समय समय पर कांग्रेस के दूसरे लोग मानते भी रहे हैं इस चीज को। ये बात सही कह रहे हैं, और ऐसे लोग हर पार्टियों में होते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, जब नेतृत्व बहुत सशक्त होता है तो ऐसे लोग बैकयार्ड में चले जाते हैं, लेकिन जब नेतृत्व में कुछ कमजोरियां उभरती हैं तो वो लोग फिर वापस आकर के इसी तरह की सेल्फ गोल करने के लिए तैयार रहते हैं। ठीक है, कांग्रेस में आज की स्थिति में ये ज्यादा हो रहा है, क्योंकि नेतृत्व जो वर्तमान नेतृत्व है
वो कमजोर है, वो 2 लोकसभा का चुनाव बुरी तरीके से हार चुका है, तो उसकी कमजोरियां उजागर हो गई हैं, जनता में वो विश्वास खो रहे हैं। तो सेल्फ गोल करने वाले उस पार्टी में जो लोग हैं, जो अभी बैकयार्ड में थे, वो सामने आ रहे हैं, या इसको ऐसे कह लें कि वो चुनौती प्रस्तुत कर रहे हैं वर्तमान नेतृत्व के सामने। ठीक है ठाकुर साहब, सुन लिया आपने। जी, त्रिपाठी साहब सही कह रहे हैं कि किसी पार्टी में जब केंद्रीय नेतृत्व का कोई व्यक्तिगत आदमी जब कमजोर पड़ता, तो ये कमजोर नहीं है। सोनिया जी ने, क्योंकि लोग आरोप लगाए कि गांधी परिवार गांधी परिवार गांधी परिवार, तो उन्होंने कहा चलो ठीक है भाई, चुनाव कराओ। चुनावी प्रक्रिया में इस ढंग से तो सबको छूट दिया उन्होंने। ऐसा नहीं है कि वहां लोग सब झंझट करेंगे आपस में या टूट पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। देखिए, देश की जो स्थिति अभी बना करके रख दी है, आखिर ये 2 टर्म में कांग्रेस हारा क्यों? हारने का क्या रीजन है? आप रीजन को देखिएगा। यहाँ झूठ जो है सत्य पर बुरी तरह से हावी है। आज कांग्रेस को सिर्फ मुसलमान और क्रिश्चियन की पार्टी बना करके, अपनी हिंदू करके भारतीय जनता पार्टी या फिर जो आरएसएस के विश्वविद्यालय से जितने भी व्हाट्सएप चले हैं, और जो कंपनीज के, जो आज जिस कंपनी की हम गुलामी की ओर जा रहे हैं देश, तो इन पर जो सहारा लेकर के हम लोग जनता को लगा कि नहीं, ये कांग्रेस झूठी है और भारतीय जनता पार्टी सच्ची है। लेकिन आज स्थिति क्या हो गई कि एक आदमी 2 कंपनी इस देश का, अडानी हो अंबानी हो, विश्व में अपना नाम गिनाता है, लेकिन आंतरिक स्थिति इतनी कमजोर हो गई, आर्थिक स्थिति इतना खराब हो गया कि लोग, आम आदमी पैसे के लिए तरस रहे हैं। जिसकी जो बिजनेस थे वो सब खत्म होते जा रहे हैं। सिर्फ ऊपर से हावी अडानी और अंबानी का सारी पार्टियां हो रही। तो आज जनता को पता चल गया, और 2024 आते या पूरी तरह स्पष्ट हो जाएगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी भारतीय जनता पार्टी की क्या नीति है, क्या चाहती है। तो अभी फिर कांग्रेस देखिए उभर करके सामने आ जाएगा। राहुल जी या जो भी हैं, हमारे जो यूपीए, आज भी मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, तो वो भारतीय जनता पार्टी केवल नहीं, वहां एनडीए फैक्टर है, एनडीए फैक्टर बना करके चुनाव लड़ते हैं। आज यूपीए फिर से देखिएगा हावी होगा, और आम जनहित में जो काम होगा वो काम होगा, और फिर से कांग्रेस जो है सत्ता में आएगी और देश हित में काम होते रहेगा। ठीक है, कांग्रेस सत्ता में आएगी, देश हित में काम होता रहेगा, ये आपको लगता है। लेकिन शाही साहब, सवाल लगातार जो है कांग्रेस के लोग आज भी उठा रहे हैं, भले स्थिति राजनीतिक रूप से कैसी भी हो, उम्मीद पूरी है सत्ता में आएंगे। आशीष जी, देखिए, त्रिपाठी जी ने बहुत बढ़िया विश्लेषण किया, और उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने इसको एक ऐसा मुद्दा बना दिया कि अध्यक्ष का चुनाव एक जो है चर्चा का विषय बनाना। कांग्रेस जो है हर क्या कहते हैं, मौके पर फेल हो रही है, हर जगह। इसलिए उसको अध्यक्ष के चुनाव को एक जो है उठाना पड़ा और चर्चा का विषय बनाना पड़ा। उधर राहुल जी की एक यात्रा शुरू की गई, भारत जोड़ो यात्रा, जबकि देश जान रहा है कि भारत जो अखंड भारत था, है और रहेगा, उस जोड़ने की जरूरत नहीं है। तो वहां पर एक उसको उठाया गया है कि इसको उठाया गया। नहीं, राहुल गांधी कह तो रहे हैं नफरत की राजनीति हो रही है, इसीलिए मुझे ये यात्रा निकालनी पड़ रही है। अच्छी बात है, वो प्रेम का संदेश दे रहे हैं, वो जनता समझ रही है। एक बार देवरिया से दिल्ली तक वो यात्रा किए थे, पदयात्रा, त्रिपाठी जी को मालूम होगा। 39 सीट से जो है 7 सीट पर आ गए उत्तर प्रदेश में, वो भी पदयात्रा थी उनकी। तेलंगाना में पदयात्रा निकाले, सरकार चली गई। आंध्रा में पदयात्रा निकाले, सरकार चली गई। कहां है? कोई पदयात्रा का कोई मतलब नहीं है आशीष जी। लेकिन मेरा जो कहना है कि अध्यक्ष का चुनाव ये करा रहे हैं, जनता की बात अभी हमारे ठाकुर साहब ने कहा, जनता देख रही है। जनता कहां जाती है, कोई अध्यक्ष हो जाए उससे जनता के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वो कांग्रेस के ऊपर फर्क पड़े क्या होगा वो जनता जाने। जनता अपना देख रही है कि कौन किसकी विश्वसनीयता आज उसके लिए है, कौन उसके विश्वास पर खरा उतर रहा है, कौन उसके सुख में, कौन उसके दुख में खड़ा है, कौन उसको एक मजबूत नेतृत्व दे रहा है। मैं, आप और त्रिपाठी जी या ठाकुर साहब 4 लोग हैं। अगर 2 पेड़ की टहनियां हो और एक जो है
पैर रखने से नीचे दब जा रही हो और एक हम चारों को लेकर साथ चल रही हो, तो हम लोग उसी पर जाना चाहेंगे, उस टहनी पर नहीं जाएंगे जो पहले से कमजोर हो, जो टूट जाए। तो देश की जनता जान रही है अध्यक्ष होने से कुछ नहीं होता है। 2024 के चुनाव में जब हमको सीके ठाकुर साहब के पार्टी को लोग अपने साथ सटाना नहीं चाह रहे हैं, कोई नीतीश जी अलग डफली बजा रहे हैं, अलग राग गा रहे हैं, पवार साहब अलग राग ममता जी गा रही हैं, तो सरकार बनेगी कैसे? कहां से सरकार ये बना पाएंगे? भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत हाथों में देश का नेतृत्व देकर जनता चल रही है, तो वहां पर सरकार इनका आने का दूर दूर तक दिवा स्वप्न है। ये कुछ भी कर ले, यात्रा निकाल ले, अध्यक्ष बदल ले, सोनिया जी को अध्यक्ष रहने दे, ठाकुर साहब को अध्यक्ष बना दे, कोई मतलब नहीं। भारत की जनता ने आशीर्वाद दिया है और अभी आगे तक देती रहेगी, क्योंकि वो देख रही है। आज आपको एक उदाहरण देकर अपनी बात समाप्त करूंगा आशीष जी। विश्व में आज पुतिन के सामने जो बैठकर माननीय मोदी जी ने कहा, जिस तरीके से आज जो विरोध कर रहे थे हमारा, चाहे तुर्की हो चाहे अमेरिका कुछ बात नहीं मान रहा था, आज सब इनके लिए लालायित हैं कि मोदी जी ही हैं जो इस समय सब पुतिन को या किसी को कुछ बोल सकते हैं। आज हम विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था हैं, तो ये इन सब चीजों का बड़ा असर पड़ता है। 91 में अध्यक्ष जो है वो प्रधानमंत्री वो थे, क्या कहते हैं, नरसिम्हा राव जी। मनमोहन सिंह जी वित्त मंत्री थे। 47 टन सोना जाकर गिरवी रख दिया था, इकोनॉमी वहां थी। कुल मिलाकर के यही है कि विपक्षी दल जो हैं वो एक नहीं है, इसी वजह से बीजेपी भी निश्चित है और अपने कामकाज का गुणगान तो कर ही रही है। ऐसा ही ठीक है। त्रिपाठी साहब, एक सीधा सा और बड़ा अहम सवाल ठाकुर साहब से नहीं पूछूंगा, कहीं धर्म संकट में ना फंस जाएं, बाद में उनसे प्रतिक्रिया ले लेंगे। सवाल आपसे पूछ लेता हूं। चुनाव भले हो रहा है, नामांकन भी शुरू होने वाले हैं और लड़ाई अभी से गहलोत वर्सेस शशि थरूर नजर आ रही है, या यूं कह लीजिए कि बना दी गई है। तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा नाम कोई भी आ रहा है, लेकिन नामांकन करने जाएंगे नहीं जाएंगे इसके ऊपर सवाल है। एक चीज है इस सब के बीच में, बहुत सीधे तौर पर कह रहा हूं, उसको आप दुरुस्त कीजिएगा, क्योंकि जितने भी लोगों से मेरी आज दिन भर इस चर्चा में आने से पहले बात हुई, उन्होंने एक ही बात कही कि अशोक गहलोत जो हैं वो कहीं ना कहीं ये इच्छा नहीं रखते कि वो राजस्थान छोड़ें, वो मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ें, लेकिन राहुल गांधी नहीं मान रहे, इसीलिए उन्हें नॉमिनेशन फाइल करना पड़ रहा है। सवाल ये है, राहुल गांधी नहीं मान रहे तो दबाव अशोक गहलोत पर किसका? क्या अशोक गहलोत जो सियासी चर्चाएं हो रही हैं, गांधी परिवार के वो प्रत्याशी हैं, गांधी परिवार समर्थित प्रत्याशी हैं, ऐसी भी चर्चाएं हैं। इसमें कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं है और कुछ इसमें छुपा भी नहीं है। निश्चित मानिए कि ठाकुर साहब नहीं मानेंगे, ठाकुर साहब से अभी पूछ लूंगा तो नहीं मानेंगे। ठीक है, नहीं मैं जिस तरीके से कहूंगा उसको मना नहीं करेंगे ठाकुर साहब। ठीक है। गहलोत साहब के ऊपर जो वर्तमान कांग्रेस नेतृत्व है उसका पूरा आशीर्वाद बरस रहा है और पिछले 4 सालों से ये देश में हर किसी को दिखाई पड़ रहा है। ठीक है। इतना प्रेम बरस रहा है वर्तमान कांग्रेस नेतृत्व का कि जो कांग्रेस अध्यक्ष, युवा नेता, जिसने कांग्रेस को पिछले विधानसभा चुनाव में हर गांव तक पहुंच करके लड़ने के लिए खड़ा किया, उसको साइडलाइन करके अशोक गहलोत जी को बिना बैलगाड़ी के हवाई जहाज का सफर करा दिया, उन्हीं नेता की बात कर रही है, बनाया गया। तो निश्चित मानिए अशोक गहलोत जी भरपूर कृपा पात्र हैं वर्तमान कांग्रेस नेतृत्व के, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। एक बात। दूसरी बात ये कि अशोक गहलोत जी निश्चित मानिए कि एक बहुत मजे हुए राजनीतिज्ञ हैं और इसमें राजस्थान में आज की डेट में कांग्रेस में उनका कोई सानी नहीं है। ठीक है।
तो अगर गांधी परिवार अशोक गहलोत पर दांव खेल रहा है तो वो गलत नहीं खेल रहा है। ठीक है। उसको लगता है कि अशोक गहलोत कांग्रेस अध्यक्ष यदि बनते हैं तो हिंदी पट्टी जो है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कुछ हिस्सा गुजरात का, बिहार का, उसमें एक उनकी जो आवाज है वो सुनी जाएगी। ठीक है। तो इसलिए गांधी परिवार जो अशोक गहलोत पर अपना पूरा वर्चस्व दिखाएगा और उनके साथ खड़ा होगा और वो उसके ही प्रत्याशी माने जाएंगे, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। ये उसी तरह सही है जिस तरीके से नेताजी सुभाष चंद्र बोस के अगेंस्ट में महात्मा गांधी ने सिद्धारमैया जी का समर्थन किया था और अपना प्रत्याशी बनाया था। अशोक गहलोत जी उसी तरह के प्रत्याशी हैं गांधी परिवार के। ठाकुर साहब जी, अब बता दीजिए किसके प्रत्याशी हैं? देखिए, चूंकि लोगों का ये मानना है, लेकिन मैं तो अलग मानता हूं कि पूरे कांग्रेस परिवार का वो नेता है और वो सर्वमान्य नेता है। अभी सचिन जी की बात करें तो सचिन जी का काफी उम्र है, मुख्यमंत्री बनेंगे, आगे बनते भी रहेंगे। और अशोक गहलोत जी अभी चूंकि भारत में जिस ढंग से भारतीय जनता पार्टी ने लोगों को बांट करके रखा है, जो राहुल जी जिस यात्रा पे निकले, भारत जोड़ो का मतलब भारत का कहीं टूट नहीं है। भारत जोड़ो का मतलब हुआ कि भारत के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने जो दुराव पैदा करके रखा है हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, सिख, ईसाई के बीच में, इस दूरी को पाटने के लिए राहुल जी निकले। तो उसी ढंग से कांग्रेस के साथ साथ देश के लोग चाहते हैं कि अशोक गहलोत जैसा भी एक नेतृत्व इस देश में रहे। ये अब चूंकि जब देश का पसंद हो, कांग्रेसियों का पसंद हो, तो निश्चित रूप से सोनिया जी भी लाइक करेंगे, राहुल जी भी लाइक करेंगे और एक अच्छे मंजे हुए व्यक्तित्व हैं, इसलिए उन पर कोई ऐसा प्रश्न ना उठाया जाए कि सिर्फ उनका कठपुतली होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। अशोक गहलोत जी आज देख लीजिए राजस्थान में जिस ढंग से उन्होंने, इस ढंग से भारतीय जनता पार्टी के लोग वहां पे हिंदू मुसलमान के बीच लड़ाई लड़ाने का काम किया, आप खुद देख रहे हैं, लेकिन उनको गहलोत जी ने कैसे संभाला। तो ऐसे लोग, ऐसे ही देश को चाहिए। और अशोक गहलोत साहब जहां से आते हैं, जो गरीब का एक बेटा है और उन्होंने दुख और गरीबी के बीच से जो निकल करके आए, वो देश के एक एक चीज को जानते हैं, देश के नब्ज को समझते हैं, इसलिए वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं। कहीं अतिशयोक्ति नहीं होगी और देश की जनता उनको पसंद करेंगे और निश्चित रूप से कांग्रेस का वो काफी आगे की ओर ले जाएंगे कांग्रेस को। अच्छा, एक चीज और बताइए बड़ी ईमानदारी के साथ, कमलनाथ जी क्यों पीछे रह गए? एक दौर में तो वो भी रेस में बहुत आगे थे। कमलनाथ जी, देखिए उनके नेतृत्व को वहां से भारतीय जनता पार्टी जिस ढंग से खरीद फरोख्त करके छीना गया, और आज जो मध्य प्रदेश में स्थिति है, मुझे लगता है कि उनको वहां पर विपक्ष की भूमिका में है और मध्य प्रदेश की जनता के लिए वो लड़ाई लड़ रहे हैं, इसलिए उनको लगा कि शायद मुझे वहां नहीं जाना हो। तो शिवराज सिंह चौहान जी यूं भी कह लें कि गहलोत साहब ने ऑपरेशन लोटस जो था वो कामयाब नहीं होने दिया, इसलिए हाईकमान का विश्वास जो था वो बहुत ज्यादा है और कमलनाथ जी उसमें पूर्ण रूप से कामयाब नहीं हो पाए, वहां सेंध लग गई। नहीं, ये ऐसी कोई बात नहीं है। सेंध तो देखिए वो झारखंड में भी लगाने का प्रयास किया, बिहार में लगाने का प्रयास किया और हर जगह वो लगाने का प्रयास किया, कई जगह सफल हुए, कहीं नहीं हुए। ये देखिए हिंदुस्तान के इतिहास में यह भी एक इतिहास में लिखा जाएगा कि किस ढंग से नरेंद्र मोदी जी की सरकार ईडी और सीबीआई का प्रयोग करके, और प्रयोग ही नहीं मतलब अधिकाधिक प्रयोग करके, हर राज्य के जो उनके साथ नहीं था सरकार, जो जहां उनकी सरकार नहीं थी, उस सरकार को डिस्टर्ब करके, उस सरकार को बांट करके वो अपनी सरकार बनाने की कोशिश किया। यह एक दुर्भाग्य है इस देश के लिए कि इस ढंग की नीति ऐसा कभी हुआ नहीं है इतिहास में। तो कमलनाथ जी इसलिए वहां देख रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान जी क्या कर रहे हैं, नहीं कर, उनकी नजर वहां पर है, तो इसलिए उन्होंने नॉमिनेशन की बात नहीं कही। ठीक है अश्विनी शाही साहब, क्योंकि समय का अभाव है तो मैं फाइनल कमेंट चाहूंगा आपका।
आशीष जी, देखिए अभी हमारे भाई ठाकुर साहब कह रहे थे कि बड़ा दुर्भाग्य है देश का कि भाजपा ऐसा कर रही है। ठाकुर साहब को थोड़ा सा पीछे ले चल के याद दिलाना चाहता हूं कि देश की पहली हुई चुनी हुई सरकार 1947 के बाद केरल में आपके पहले प्रधानमंत्री जी ने किस तरीके से उसको गिराया था, बर्खास्त किया था। और जवाहरलाल नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी, ये तीनों लोगों के नाम और कांग्रेस के नाम हम कहेंगे 100 चुनी हुई सरकारों के आसपास गिराने का, बर्खास्त करने का 356 का दुरुपयोग करके रिकॉर्ड है। तो दुर्भाग्य की बात वो नहीं थी क्या? आज क्या आप लोग जो काम कर चुके हैं उसके बाद उसको कैसे बोल लेते हैं, ये बड़ी अच्छी कला है कि कांग्रेसियों को अपना दिन नहीं दिखाई देता कि क्या किया था। अरे भाई, आज आपके लोग कोई भी अगर कह दे कि हमने जो है किसी चीज का अपमान किया हो, आप न्यायालय गए, न्यायालय से हमारे पक्ष में फैसला आ गया, मध्य प्रदेश में इस्तीफा हुआ, कोई एक भी सबूत ये लोग नहीं दे पाए। यहां बैठकर टेलीविजन पर चिल्लाने से ये रुपया लगा, वो एक आम आदमी पार्टी वाले हैं वो झूठ बोलते हैं, उनको तो अभी झूठ बोलेंगे, कोई मानहानि का दावा करेगा तो लिखित माफी मांग लेंगे। तथ्य नहीं प्रस्तुत कर पाते हैं और बहुत सी संज्ञाएं दी जाती हैं। लेकिन ठाकुर साहब को फाइनली यही कहना चाहूंगा कि 47 से लेकर और जब तक आपकी सत्ता रही तब तक आप 356 का दुरुपयोग करके सरकारों को बर्खास्त करने का ही काम करते हैं। ठीक है, ठाकुर साहब फाइनल कमेंट दे दीजिए थोड़ा जल्दी से, क्योंकि समय का अभाव है मेरे पास। जी जी, देखिए सरकार जहां बर्खास्त हुई, चाहे वो राजीव जी ने किया हो या इंदिरा गांधी के समय, जवाहरलाल जी के समय में हुआ हो, वहां कहीं न कहीं विषम परिस्थिति थी। लेकिन आज जिस ढंग से हॉर्स ट्रेडिंग के माध्यम से, जिस ढंग से ईडी के माध्यम से जो किया जा रहा है, यह एक ऐतिहासिक बात है। यह भी इतिहास में दर्ज होगा। और माननीय प्रधानमंत्री जी का ये कार्यकाल जो है वो काला दिन, जैसे किसानों ने कहा कि वो काला कानून लाया, तो काला दिन वो गिनाएगा। ये एक लाइन का जवाब दे दूं आशीष जी, विषम परिस्थितियां जो है, जब यहाँ पर बाबरी मस्जिद का कांड हुआ, उसके बाद उत्तर प्रदेश की सरकार, चलिए मैं मानता हूं, बर्खास्त किया गया। हिमाचल की सरकार बर्खास्त की इन लोगों ने, मध्य प्रदेश की सरकार बर्खास्त की इन्होंने, उसके बाद राजस्थान की सरकार बर्खास्त की। कौन सी विषम परिस्थिति वहां थी कि जिसमें इन लोगों ने सरकार बर्खास्त कर दी थी? ठीक है, त्रिपाठी जी जी, फाइनल कमेंट। देखिए, कांग्रेस के बारे में क्या कहा जाए, कांग्रेस के पास बहुत सारे उदाहरण हैं, है ना। अभी दिया उन्होंने, अश्विनी जी ने, ईडी ने अगर कार्रवाई की है तो पिछले 8 सालों में 1,04,000 करोड़ रुपए जब्त भी किए हैं। ठीक है, इसको काला कानून, काला काम कैसे मान लिया जाए? ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर भी आरोप है, त्रिपाठी साहब, उसको भी कर लिया जाए ना। 67 सरकारें इंदिरा जी ने 356 लगा करके गिराई हैं। 47 नेहरू जी के नाम हैं, ठीक है, 23 राजीव जी के नाम हैं, ठीक है, और 12 नरसिंहा राव जी के नाम हैं। का अब बीजेपी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। एक सरकार इस ठीक तरीके है, से ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका आज के लिए इस चर्चा में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।